नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधवी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र पर लगाए बेहद संगीन आरोप। बोले, देवेंद्र के संरक्षण में महाराष्ट्र और गोवा में किया जा रहा ड्रग्स का कारोबार। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, महिलाओं को 40% टिकट देने का किया ऐलान। हरियाणा में प्रशासन की कालाबाजारी को लेकर लापरवाही आई सामने, कालाबाजारी को खत्म करने में नाकाम हो रही प्रशासन। मध्य प्रदेश के सतना में धर्मांतरण के शक में मचा बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में 70,000 बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई शुरू, पैसा न मिलने की वजह से नाराज हैं बिजली कर्मी। नवाब मलिक ने मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह उनके संरक्षण में ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मलिक का आरोप है कि वह देवेंद्र के संरक्षण में महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक ने उनकी पत्नी अमृता और ड्रग्स तस्कर जयदीप राणा की जो तस्वीर शेयर की है वह 4 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा से उनका और उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि नवाब मलिक ने सोमवार सुबह कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें देवेंद्र और उनकी पत्नी अमृता नजर आ रही थी। अलग अलग फोटोज में दोनों के साथ एक शख्स दिखाई दे रहा है, जिसका नाम नवाब मलिक ने जयदीप राणा बताया है, जो एक ड्रग्स तस्कर है और फिलहाल जेल में बंद है। यूपी में विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने ऐलान किया है महिलाओं को 40% टिकट देने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद से कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार घोषणाएं कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का फैसला किया है। अब सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर महिलाओं को और कई तोहफे देने का ऐलान किया है। कैथल में डीएपी की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही और प्रशासन की इसी में लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि प्रशासन कालाबाजारी रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कैथल में डीएपी की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार 4 दिन से किसान खाद का स्टाफ पकड़वा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस कालाबाजारी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। किसानों ने सोमवार सुबह के समय डीएपी खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया। इसके बाद उस ट्रक चालक को अनाज मंडी पुलिस चौकी में ले गए। किसानों ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों की मिली भगत से खाद की कालाबाजारी हो रही, ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है। किसान 1600 रुपए का कट्टा खरीदने को मजबूर हो रहे। वहीं किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत के चलते शहर के पिहोवा चौक में जाम लगा दिया है। जाम लगने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सतना में धर्मांतरण के शक पर बवाल हो गया है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सतना में धर्मांतरण के शक में बवाल हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। 2 कार्यकर्ताओं को जमीन पर लिटा लिटा कर पीटा। इसके बाद टांग पकड़कर घसीटते हुए थाने में ले गए। रविवार देर रात तक पिटाई के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के सामने प्रदर्शन करते रहे। पुलिस अफसरों ने मामले की जांच कराने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। धक्का मुक्की के बीच एक गर्भवती कांस्टेबल को चोट लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पिटाई में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सतना में नवरंग पार्क के सामने चर्च ऑफ गॉड है, उसके फादर बीजू थॉम्स है। सुबह कुछ लोगों ने सूचना दी कि धर्मांतरण किया जा रहा। इसके बाद यहां बजरंग दल के करीब 50 कार्यकर्ता पहुंच गए। सूचना के बाद सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र पटेल भी फोर्स के साथ पहुंच गए। चर्चा में देखा तो प्रार्थना चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता को बाहर कर दिया। सीएसपी और कोलगवा टीआई भी आए।
तो बातचीत शुरू हुई। फादर ने कहा कि हर रविवार 9 से 11 बजे तक प्रार्थना होती है, हम वही कर रहे हैं। वहां मौजूदा लोगों से भी पूछताछ की है तो पता चला कि सभी स्वेच्छा से आए हैं। एमपी में राशि वृद्धि न मिलने से 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। एमपी के करीब 70,000 बिजली कर्मी 1 नवंबर से हड़ताल पर चले गए हैं। वे ना तो कोई फॉल्ट की शिकायत अटेंड कर रहे और ना ही ऑफिस वर्क वसूली के काम कर रहे। डीए और वेतन वृद्धि के एरियर की राशि नहीं मिलने से वे नाराज हैं। 2 दिन पहले उन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। सोमवार सुबह से वे भोपाल के गोविंदपुरा में धरने पर बैठ गए। भोपाल में करीब 3,000 समेत मध्य प्रदेश में करीब 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फॉर्म फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर संगठन के आह्वान पर बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं। करीब 29,000 नियमित, 6,000 संविदा और 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे। बिजली कंपनियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। संगठन 1 नवंबर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। इंदौर में 3 नई फ्लाइट का रविवार को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इनमें इंदौर से उड़ने वाली फ्लाइट में एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान और एक गुजरात के लिए है। इसमें इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए अब सीधी उड़ान सेवा होगी। केंद्रीय नागरिक मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सैंपल पहनने वाले व्यक्ति भी हवाई यात्रा करें। इसी सोच के अनुरूप नागरिक मंत्रालय काम कर रहा है। प्रधान की सोच है कि उनके देश का आम आदमी और यही काम करने के लिए नागरिक मंत्रालय प्रतिबद्ध है और लगातार छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है। इंदौर से नई फ्लाइट सेवा शुरू होने पर अब यात्री प्रयागराज, जोधपुर और सूरत के सीधी उड़ान ले सकेंगे। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप काम करते हुए छोटे शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में इंदौर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा एयरपोर्ट की वृद्धि और विकास को लेकर लगातार प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जुलाई से पहले मध्य प्रदेश में प्रति सप्ताह 554 फ्लाइट थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 833 हो गई। मध्य प्रदेश में 4 सप्ताह में ही 280 नई फ्लाइट शुरू की गई। इसमें 50% की वृद्धि की गई। 8 जुलाई से पहले मध्य प्रदेश 27 शहरों से जुड़ा था, लेकिन अब 49 शहरों से जोड़ दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी दुबई के लिए शुरू की गई है। रामनगरी त्रेता युग जैसी सजी है। भव्यता देखते ही बन रही है। चारों ओर खुशी का माहौल है। अपने राम स्वागत में रामनगरी का कोना कोना आलोकित हो उठा है। वहीं इसी बीच योगी सरकार के 5वें दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इस दिन मां सरयू का 9 लाख दीपों से श्रृंगार किया जाएगा। अयोध्या के नाम एक नया विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने रविवार को अयोध्या आकर तैयारियां की, निरीक्षण किया और 24 घंटे के भीतर सभी अधूरे काम पूरे करने के निर्देश दिए। भव्य राम मंदिर निर्माण ने सोमवार से शुरू हो रहे हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। रामायण के दृश्यों के जरिए जन जन के राम की अनूप झलक दिख रही है। सरयू के घाटों से लेकर राम की पेड़ी और राम कथा पार की भव्यता निहाल करने वाली है। रामायण के दृश्यों से सजे 20 प्रवेश द्वार रामनगरी की आभा बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 217 में दीपोत्सव की नींव डाली थी। इस बीच 2019 में राम मंदिर के हक में फैसला आते ही इस उत्सव का उल्लास कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, नींव का काम पूरा होने का है, ऐसे में संपूर्ण अयोध्या खुश है। यह उल्लास इस दीपोत्सव में झलकता नजर आएगा। 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इस दिन सीएम योगी सहित राज्यपाल, कई मंत्री और विदेश मेहमान शिरकत करेंगे। इस दौरान पूरे रामनगरी में करीब 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। बता दें कि दीपोत्सव के कार्यक्रम स्थलों पर अतिथियों के बैठने को लेकर रविवार को सब अफसर प्लान बनाते रहे। फिलहाल अतिथियों और साधु संतों के लिए सिटिंग प्लान फाइनल कर लिया गया है। राम कथा पार्क में अतिथि व साधु संतों के लिए अलग से मंच बनाया गया है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग से मंच बना है। समारोह में साधु संतों और विशिष्ट जनों के पहुंचने पर उन्हें सम्मान मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अफसरों ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। इस तरह राम की पैड़ी में भी सजे राम दरबार के सामने साधु संतों और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। राम की पैड़ी पर एक 20x30 का मंच बनाया गया है, जिस पर बैठकर संत धर्माचार्य अतिथियों और सहित सीएम योगी और राज्यपाल आतिशबाजी देखेंगे। मैं यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी दीपावली की हृदय से मंगल कामना व्यक्त करता हूं। ये अपनी सोच है और अपनी कार्य पद्धति भी पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौ रक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं, इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी कल सम्मान कर रहे हैं। राजधानी में कोरोना महामारी की वजह से 19 महीने बाद सोमवार से पहले से लेकर 8वीं कक्षा तक निजी और सरकारी स्कूल खुलेंगे। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कोई भी स्कूल अभिभावकों पर बच्चों के स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति देनी होगी। बीते सप्ताह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 1 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किए गए थे। डीडीएमए ने आदेश में कहा था कि स्कूलों को कक्षा में 50% से अधिकतम उपस्थिति नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना होगा। आदेश के बाद निजी स्कूल अभिभावकों को सहमति पर पत्र भेजने की प्रक्रिया में है। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ स्कूल दिवाली के बाद अपनी कार्य योजना तय करेंगे। मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सतबीर ने कहा कि अभिभावकों को सहमति पत्र भेजना होगा, लेकिन अधिकांश अभिभावकों की ओर से सहमति पत्र पर स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं जिन अभिभावकों का सहमति पत्र मिला है, उन्होंने छठ पूजा के बाद स्कूल खोलने की मांग की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाद एक फिर विमानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस टर्मिनल से 18 महीने बाद विमानों का संचालन शुरू किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी वीडियो शेयर कर उड़ान की तस्वीरें साझा की हैं। कोविड की वजह से पिछले साल 25 मार्च से इस टर्मिनल को बंद किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार T1 से विमान का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले की तरह इसे टर्मिनल से इंडिगो और स्पाइस जेट की विमान को संचालित करना होगा। इससे विमान यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अन्य टर्मिनल की तरह रविवार को टर्मिनल 1 चहल पहल दिखी। रविवार को टर्मिनल 1 से विमान सेवा की शुरुआत होने से हवाई अड्डे पर काफी चहल पहल देखने को मिली है। इस टर्मिनल से इंडिगो की पहली उड़ान मुंबई के लिए रवाना हुई। वहीं इस बारे में यात्रियों का कहना है कि इस टर्मिनल से हवाई यात्रा बंद होने की वजह से परेशानी थी, अब आसानी से आवागमन संभव हो सकेगा। इस टर्मिनल के भी खुल जाने के बाद विमान यात्रियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद विमान सेवा पटरी पर लौट रहा है। इससे ही ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह कदम उठाया ताकि आसानी से आवागमन संभव हो सके। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई और कहा गया कि एनसीबी की चल रही जांच में अवरोध देखने को मिला है। इसके साथ ही याचिका में शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य आरोपी शामिल रहे। इसके मामले में सामने आने के बाद इसे कई तरह के विवाद भी शुरू हो गए थे, जिनकी जद में एनसीबी और इसके अधिकारी भी आए। मामले में आर्यन खान सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमीजा को बॉम्बे
हाईकोर्ट में गुरुवार को जमानत दे दी गई है। बता दें कि आर्यन को इस मामले में करीब 1 महीने पहले मुंबई के तट पर एक क्रूज शिप पर हुई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के 25 दिन बाद उन्हें जमानत मिल पाई है। वह याचिका वकील ML शर्मा ने दायर की और मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ओर से NCB के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को लेकर उठाए गए सवालों पर खड़े हुए विवादों का भी उल्लेख किया गया है। नेपाल सीमा से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को एक पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है। बिना पहचान पत्र अब भारतीय नागरिकों को भी नेपाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरे देश के नागरिकों की ओर से दक्षिणी सीमा से अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने के बाद सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। नेपाल सरकार के गृह मंत्री बालकृष्ण खान ने सीमा प्रबंधन और सीमा अपराध रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित और केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच विभाग, अवर्जन विभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्री को भारतीयों की आड़ से तीसरे देश के नागरिकों की घुसपैठ को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। अगले दिन शनिवार को गृह मंत्री ने एक भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करने पर एक पहचान पत्र ले जाने के लिए प्रावधान के संबंध में एक निर्णय पर हस्ताक्षर किया। सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले गृह मंत्री ने कहा कि हवाई और भूमि चौकियों से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि सुरक्षा समिति के फैसले को लागू करने के लिए रविवार को चारों सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन कार्यालयों को सर्कुलर जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक सीमा पर CCTV और अन्य तकनीक से निगरानी बढ़ाने, भारत से प्रवेश करने वालों के पहचान पत्र की जांच करने और मौखिक पूछताछ करने और छोटी चौकियों और अन्य जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर बेलिया नवीन पौडेल ने बताया कि नेपाल प्रवेश के दौरान पहचान पत्र अनिवार्य है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।